नथिंग। जब वो एक सो कॉल्ड सीज फायर करते हैं और दुनिया ये समझ रही होती है कि शायद मामला जो है वो पीस की तरफ जाए, तो असल में वो नई साजिशें तैयार कर रहे होते हैं, वो नई जंगों की तैयारी जो है वो कर रहे होते हैं। तो अब इस वक्त जो है वो ग्रेटर वॉर रीजन के ऊपर इंपोज की जा रही है, इसराइल की ये ग्रेटर वॉर। और अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ वॉर जिन्होंने कुछ अर्सा पहले, कुछ दिन कबल जो है इराक को धमकाया था कि अमेरिका इसराइल बड़े ऑपरेशन रीजन में लॉन्च करने जा रहे हैं, तो वो जंग जो है वो अब हमें शुरू होती हुई नजर आ रही है। इससे पहले इराक की एयर स्पेस के अंदर इजरायली जेट्स जो है वो दाखिल हुए, और इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, शाम के ऊपर बमबारी शुरू कर दी गई है। शाम में बहुत ही खौफनाक धमाके सुने गए हैं, और नॉर्दर्न सीरिया में अमेरिका की जानिब से बॉम्बिंग की गई है, अमेरिका और एसडीएफ की तरफ से, और सदर्न सीरिया में इजराइल ने अटैक्स किए हैं, और इजरायली जो जमीनी फौज है वो वहां पर आगे बढ़ी है। और अब आप जरा देखिए कि यहां पर भी एक जस्टिफिकेशन दी गई है, यहां पर क्यों हमले किए जाने। इजराइल ने यह जस्टिफिकेशन दी है कि यहां पर फलस्तीनी जो हैं, फलस्तीनी तंजीमें वो अपना बिल्डअप कर रही हैं और सीरिया से वो इजराइल पर हमला करने जा रही हैं, इसलिए हमने यहां पर अटैक्स किए हैं। और अमेरिका ने जस्टिफिकेशन दी है कि दाइश का खतरा बढ़ रहा है, इसलिए हमने यहां पर हमले जब शुरू कर दिए हैं। और वो एसडीएफ जिसने डिसार्म होना था और सीरिया की जो फोर्सेज है उसमें शामिल होना था, वो ना हथियार डाल रही है बल्कि उसने मिलकर जब अटैक शुरू कर दिए हैं। तो उनकी लॉजिक यानी कि हिजबुल्लाह के हवाले से, डिसआर्मामेंट के हवाले से, हालांकि एसडीएफ का तो जेन्युइनली अमेरिका ने बनाई और एक सिविल वॉर के लिए जब उसको इस्तेमाल किया गया, तो उसका तो जेन्युइनली यानी बनता है कि वो इस कौमी धारे के अंदर जब शामिल हो जाए, ठीक है। उसको इजराइल सप्लाई दे रहा है और उसको डिसार्म नहीं होने दे रहा है, ठीक है। जो बनाई ही इसलिए गई थी कि मुल्क के अंदर जो सिविल वॉर है उसके लिए बनाई गई थी। तो अब वहां पर ये जैसे वो कह रहे हैं दाइश आ रही है, ये कह रहे हैं फलस्तीनी यहां से हमारे पर जब हमला करने जा रहे हैं। अब आप देखिए लेबनान में वो कह रहे हैं हिजबुल्लाह है, शाम में फलस्तीनी आ गए हैं, गजा वेस्ट बैंक में अलग अलग जस्टिफिकेशंस हैं, यमन ईरान के हवाले से अलग जस्टिफिकेशन है। तो आप रीजन की फुलिशनेस ये देखिए कि रीजन जो है वो इन तमाम जस्टिफिकेशन को मान लेता है। लेबनीज गवर्नमेंट जब वहां इजरायली जस्टिफिकेशन को मान रही है, शाम वाले जब वो खामोश बैठे हैं, और ओवरऑल रीजन जो है वो कोई भी अमली इकदाम उठाने से इस वक्त जब वो कासिर है। तो ये मामला यानी और ज्यादा खौफनाक सूरत हाल की तरफ जा रहे हैं कि इजराइल के इरादे जंग को रोकने के नहीं है बल्कि जंग को बढ़ाने के हैं। और अब शाम और इराक और लेबनान ये सारे इसके लिपेट के अंदर जब आ रहे हैं। इसी दरमियान इजरायली जो डिफेंस मिनिस्टर है उसने ये धमकाया है कि जो सीरिया है उसमें से हम नहीं निकलेंगे, हमने जो एरियाज ऑक्युपाई कर लिए हैं हम यहां से नहीं निकलेंगे। ये इजरायली डिफेंस मिनिस्टर, पहले उसने लेबनान को धमकाया, वेस्ट बैंक में धमकाया, गजा में, और अब जो है उसने शाम को धमकाया। जो रफा की एक टनल का क्राइसिस चल रहा था जिसमें फलस्तीनी फाइटर्स मौजूद थे, वो क्राइसिस बहुत शिद्दत इख्तियार कर रहा है। वहां पर कुछ फलस्तीनी फाइटर्स को इजराइल की जानिब से मारा गया है। तो हमास के लिए काफी मुश्किल होता चला जाएगा, क्योंकि इस तरह से यानी इजराइल उनके ऊपर बरहरास जो वो टैक्स कर रहा है और उनके लोग भी इसमें मारे जा रहे हैं। और मिस्र ने कहा है कि इजरायली ये जो घमंड है ये आखिरकार चकनाचूर होगा। ये मिस्र की जानिब से जो स्टेटमेंट आई है, जो लेबनान शाम पर हमले हो रहे हैं, गजा वेस्ट बैंक, इस पर मिस्र ने स्टेटमेंट जारी किया कि आखिरकार इजरायली घमंड जब वो चकनाचूर होगा। और रशिया यूक्रेन जंग और जो वेनेजुएला का मामला है वो भी बहरहाल आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले सीरिया के हवाले से बड़े हैवी एक्सप्लोजन जो है वो सुने गए हैं। अमेरिका ने वहां पर बॉम्बिंग की है और ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल किया गया, जो शोले वहां से उठ रहे हैं, जो वीडियो सामने आ रही है, यानी इतनी खौफनाक बमबारी जब वहां पर की गई है। और एसडीएफ ने और अमेरिका ने मिलकर वहां पर अटैक्स किए हैं। और सदर्न सीरिया में इजराइल ये कह रहा है कि यहां पर जो फलस्तीनी तंजीम है पीआईजे, ये पीआईजे जो है वो इस वक्त हमास के साथ मिलकर गजा में भी लड़ रही है। और ये दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट तरीन ऑर्गेनाइजेशन है फलस्तीनियों की। तो वो कह रहा है कि पीआईजे जो है ये सीरिया में बिल्डअप कर रही है, सीरिया में अपनी ताकत बढ़ा रही है और ये यहां से हमारे पर हमला करने जा रही है। तो देखे ना कि एक बड़ा खौफनाक प्रोजेक्ट के भाई ऑलरेडी अल-शरा का फड्डा है फलस्तीनियों के साथ, उसने तो फलस्तीन के हक में एक भी स्टेटमेंट जारी नहीं की है। तो अब यानी फलस्तीनियों के ऊपर यह इल्जाम लगाना कि वो सीरिया को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ इसको जस्टिफिकेशन बनाना। और पीआईजे ने यह कहा है कि खतरा इस बात का है कि जो फलस्तीनी रेफ्यूजी कैंप्स हैं उन पर इजराइल बॉम्बिंग करने जा रहा है सीरिया में। जैसे लेबनान में उसने वहां पर बॉम्बिंग की है, वहां पर उसने हमास के ऊपर इल्जाम लगाया कि हमास यहां पर रीआर्मिंग कर रही है और यहां से हमारे ऊपर अटैक करने जा रही है। यानी एक ऐसी ब्रूटल एंटिटी जो जेनोसाइड कर रही है, लाखों लोगों को मार चुकी है, मजीद मार रही है, किस नाम के ऊपर कि ये हमारे पर हमला करने जा रहा है, ये हमारे पर हमला करने जा रहा है, हमें इससे खतरा है, हमें उससे खतरा है। और इसमें उसने लाखों लोगों को मार दिया है। और फिर जब लेबनीज गवर्नमेंट इस नैरेटिव को एक्सेप्ट करती है तो इससे बड़ी मुझे बताइए कि फुलिशनेस क्या होगी और इससे बड़ा डिजास्टर क्या होगा कि वो इस इजराइल के नैरेटिव को जब वो तस्लीम करते हैं, लेबनान के हवाले से जो इजराइल का नैरेटिव है। सो इजरायली पेट्रोल
यानी वो सदरन सीरिया में उनकी जो फौजें हैं वो आगे बढ़ रही हैं। कोalition ऑपरेशन, जो एक कोalition मौजूद है ना, यानी अमेरिका है उसके साथ इत्तेहादी फौजें हैं, तो इत्तेहादी फौजें जो हैं उन्होंने वहां पर ऑपरेशंस किए हैं। एंड एक्सप्लोजन्स रिपोर्टेड अक्रॉस सीरिया, अक्रॉस द सीरिया जब वो धमाके सुने गए हैं, बहुत बड़े हमले हुए हैं। इजरायली पेट्रोल्स इन क्विंतरा, इंटरनेशनल जो कोalition फोर्सेस मौजूद हैं उन्होंने देरा जोर के अंदर, और उन्होंने वायलेंट अटैक्स जो वो किए हैं और एस्केलेटिंग द सिक्योरिटी कंसर्न अक्रॉस सीरिया। तो यही अल शरा साहब जो वो कुछ दिन पहले अमेरिकन फोर्सेस के साथ बास्केटबॉल जब वो खेल रहे थे, ठीक है ना, तो अक्रॉस द सीरिया अटैक्स हो रहे हैं। तो अब आप देखें ना कि अल शरा साहब को लाने का क्रेडिट नेतन्याहू ने लिया, और अब नेतन्याहू ये कहता है कि ये शाम से हमें बड़ा खतरा है। तो एक्सप्लोजन्स रिपोर्टेड इन नॉर्दर्न इदलब, इदलब बड़ा इंपॉर्टेंट सिटी है और ये जुलानी भी यहां पर रहा है, तो वहां पर अटैक्स हुए हैं। नियर अ स्कूल, वहां पर धमाके हुए हैं और इंजरिंग सेवरल पीपल। एम्बुलेंसेज उस तरफ जा रही हैं ताकि जख्मियों की मदद की जा सके और मलबे से लोगों को निकाला जा सके। एक्सप्लोजन्स रिपोर्टेड अक्रॉस द सीरिया, और इजराइल जो है उसने डिफरेंट चेक पॉइंट्स जो है वो कायम की हैं। बड़ा यानी इजराइल जो है वो अपनी ऑक्यूपेशन को बढ़ाता चला जा रहा है, वहां पर सप्लाई लाइन काम कर रहा है, वहां पर खंदके खोद रहा है, वहां पर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। तो हर गुजरते दिन के साथ यानी इजराइल अपना कब्जा मुस्तहकम कर रहा है। तो इंटरनेशनल कोalition एंड एसडीएफ कंडक्ट एयरबोर्न ऑपरेशंस। एयरबोर्न ऑपरेशंस कहते हैं कि भाई अगर जो फोर्सेस हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना हो तो ये एयरबोर्न ऑपरेशंस होते हैं। तो स्पेशल यूनिट्स इसमें जो शामिल थे, और एसडीएफ लेड जो ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेशन है उसने हैवी एयर और ड्रोन एक्टिविटी जो की है। तो ये ऑपरेशन क्यों हो रहे हैं? अननोटिसेबल राइज इन द आईएसआईएस, अचानक दाइश जब खड़ी होगी, वो दाइश जिसके बारे में इजराइल ये कह चुका है ऑन रिकॉर्ड कि उसको वो फंड करता रहा है ऑन द नेम ऑफ सेल्फ डिफेंस। दाइश को भी इजराइल सेल्फ डिफेंस के नाम पर फंड कर चुका है। दाइश के लोगों का इलाज इजराइल में होता रहा है, और दाइश के बारे में खुद अमेरिकन बहुत सारे लोग खुलकर ये कह चुके हैं कि दाइश किसने बनाई। तो अचानक वो दाइश आ गई है, तो वो इत्तेहादी फौजों ने वहां पर जब वो हमले शुरू कर दिए, और इधर ये कह रहे हैं कि यहां पर फलस्तीनी उनकी तंजीमें हमारे पर अटैक करने जा रही हैं। तो इसलिए हम पहले दिन से ये कह रहे थे कि ये जो टर्की से जो एक गलती हुई है डेफिनेटली, और उन्होंने स्टेटस को इस अंदाज में तोड़ा कि इसका सोल बेनिफिशियरी सिर्फ इजराइल है। अब आए ना टर्की आगे, भाई टर्की को आगे आना चाहिए ना। सीरिया में धमाके हो रहे हैं, इजराइल लैंड पर कब्जा कर रहा है, उसने शाम के लोगों को भी मारा है, उसने इतनी ज्यादा एयर स्ट्राइक शाम के ऊपर की हैं, और वो जो उनके इतने वेपन्स थे, उनकी इतनी जो डिफेंस के इक्विपमेंट्स थे वो तबाह किए हैं इजराइल ने। तो अब टर्की को आगे आना चाहिए। तो एक मिस्टेक हुई ना उस स्टेटस को जब वो तोड़ा गया जिसका सोल बेनिफिशियरी सिर्फ इजराइल हुआ है। तो ये आप देख रहे हैं कि सीरिया को वो मजीद डिसिविलाइज कर रहे हैं और उसको मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ना सऊदी अरब के मफाद में, ना कतर के, ना टर्की के। तो अब वो क्या करेंगे? यानी ऐसे जो इवेंट्स हैं उनको भी देखकर ये मुल्क अपनी पॉलिसी बदलने के लिए तैयार नहीं है, और वो ईरान और हिजबुल्ला को खतरा। आपको याद है बशार अल-असद गिरने के बाद टर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने इंटरव्यू दिया था और कहा था कि ईरान जो है वो रीजन में जंगें छेड़ता है, जिसके ऊपर ईरान ने कहा था कि जरा एहतियात से जो बात होनी चाहिए। ठीक है ना, हम सिर्फ इतना ही फिलहाल कह रहे हैं कि बात जब एहतियात से होनी चाहिए। फिर जब इजराइल ने शाम के ऊपर हमले शुरू किए, फिर यही टर्की के फॉरेन मिनिस्टर जो है उनको कहना पड़ा कि इजराइल जो है वो बुनियादी वजह है रीजन में जंगों की। और फिर उर्दुगान ने खुलकर कई बार कहा कि द सोल रीजन इसके इजराइल के जो हमले हैं ये रीजन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो वो अगर इसी एक पॉलिसी पे चलते रहेंगे, हिजबुल्ला खतरा है, हमास खतरा है और ईरान खतरा है, तो फिर इजराइल इसी चीज का फायदा उठा रहा है। आप मतलब हैरान हो कि इतने मुल्कों पर इजराइल अटैक कर रहा है और फिर भी उसकी जस्टिफिकेशन मान ली जाती है कि भाई ये सही बात कर रहा है। तो पीआईजे स्लैम्स क्लेम्स ऑफ मिलिट्री बिल्डअप इन सीरिया एज फैब्रिकेशन। पीआईजे को अब कह दिया गया कि ये यहां पर बिल्डअप कर रहे हैं। ये बहुत ही डेंजरस बात है। ये देखें ना, बड़ी जंग है जो उन पर मुसल्लत की जा रही है। पीआईजे जो है ये अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को सीरिया में बढ़ा रही है। तो इसको उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल फैब्रिकेटेड है, ये डिवीजन करने की कोशिश की गई है फलस्तीनियों में और रीजन के अंदर। भाई फलस्तीनियों के अंदर भी तो है ना, फतह है, उसका अपना एक स्टांस है, बाकियों का अपना स्टांस है। तो फलस्तीनियों को भी डिवाइड मजीद करने की कोशिश की गई है। एलिगेशंस हैव नो बेसिस इन रियलिटी, कोई इसमें हकीकत नहीं है। और ये जो फलस्तीनियों की सिक्योरिटी है, रेफ्यूजी कैंप्स जो सीरिया के अंदर मौजूद हैं, उनकी सिक्योरिटी दांव पर है, ये खतरा उन्होंने इजहार किया है कि इस जस्टिफिकेशन के साथ वो शाम में जो फलस्तीनी रेफ्यूजी कैंप्स हैं उन पर अटैक कर सकते हैं। लेबनान में इजराइल ने रेफ्यूजी कैंप्स पर अटैक कर दिया है। तो आप जरा देखिए कि यानी इजराइल इस चीज को भी पोर्ट्रे कर रहा है रीजन को कि देखो फलस्तीनी ही असल मसला है। फलस्तीनी जहां भी जाते हैं ये उस मुल्क को डिस्टेबलाइज करते हैं, ये वहां पर जब वो आर्म्ड रेजिस्टेंस शुरू कर देते हैं और हथियार उठा लेते हैं और फिर वहां से हमारे ऊपर हमले लॉन्च करते हैं, इसलिए हमने तो फलस्तीनी जो है वो खतरा है।
तो माजी में भी, पिछली सदी में भी इसराइल कई मुल्कों में घुस चुका है फलस्तीनियों के नाम के ऊपर। जो 80s के अंदर इसराइल लेबनान में दाखिल हुआ था, उस वक्त यासिर अराफात की जो PLO थी उसके नाम के ऊपर ये लेबनान में दाखिल हुआ था, ठीक है ना। तो वही पैटर्न जब वो दोबारा इस्तेमाल कर रहा है कि फलस्तीनी खतरा है, इनको जो भी पनाह देगा। तो अब फलस्तीनी जो रेफ्यूजी कैंप्स में बैठे हैं उनकी लैंड तो वापस क्या करना, इसराइल अब उनके ऊपर भी हमलावर होने जा रहा है। तो वी डिनाई रिपोर्ट्स द मूवमेंट इज स्ट्रेंथनिंग इट्स कैपेबिलिटीज इन सीरिया। बिल्कुल इसमें कोई हकीकत नहीं है। और इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हम माउंट हरमोन को नहीं छोड़ेंगे और हम सीरिया को नहीं छोड़ेंगे। यानी वो बदमाशी के साथ अरब लैंड्स पर मजीद कब्जा कर रहे हैं, अरब लैंड्स हथिया रहे हैं, मार रहे हैं रीजन के लोगों को। और धड़ल्ले के साथ उन्होंने वहां पर खुराक रोक ली, धड़ल्ले के साथ बाहर हजारों ट्रक्स खड़े रहे और ना मिस्र कुछ कर सका, ना जॉर्डन कुछ कर सका, ठीक है ना। बल्कि जॉर्डन ने इसराइल की तरफ जाते हुए मिसाइल जो है वो रोके हैं। तो इसकी जस्टिफिकेशन ये कैसे देंगे? उसका नतीजा क्या है कि इसराइल की बदमाशी बढ़ रही है। उसका नतीजा क्या है कि रीजन मजीद जंगों की तरफ जा रहा है। उसका नतीजा ये नहीं है कि रीजन जो वो अमन की तरफ जा रहा है। और टर्की को बहरहाल अब खतरा है, क्योंकि सीरिया में जो इसराइल ये एक्टिविटी बढ़ा रहा है, टर्की देखें, टर्की खामोश नहीं बैठ सकता। जो ही इसराइल अब ये उसने लार्ज स्केल अगर हमले आगे बढ़ाता है तो टर्की को कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि सीरिया की डिस्टेबलाइजेशन का मतलब टर्की को इसका नुकसान है। और साइप्रस में इसराइल इन्वॉल्व हो रहा है और सीरिया में हो रहा है, तो टर्की को अपनी ताकत बढ़ानी है। अब टर्की जो है वो स्टील डोम एयर डिफेंस जो है उसमें आज उसने $6.5 बिलियन के मजीद एग्रीमेंट्स किए हैं। इसको वो मजीद एडवांस एयर डिफेंस जो है वो प्रोड्यूस करेगा। $6.5 बिलियन आज उसने मजीद इन्वेस्ट किए हैं। तो इसी दरमियान जो पोप का दौरा है लेबनान का वो होगा। इसराइल तो इस तरह से अटैक कर रहा है कि दौरा ना हो, लेकिन वहां से खबर आ रही है कि वो करेंगे दौरा होगा। पोप लियो, और ये पोप वैसे तो जाहिर है कि पोप की बहुत अहमियत और उनका रुतबा है, लेकिन ये जो पोप है ये अमेरिकन कार्डिनल भी हैं। और ये पूरी हिस्ट्री के अंदर इन सेंचुरीज पहले पोप हैं जो अमेरिकन कार्डिनल हैं जो पोप मुंतखब हुए हैं। तो ये यानी इनकी इंपॉर्टेंस है वो ज्यादा है। तो पोप लियो जो है वो आ रहे हैं। लेबनान विजिट ब्रिंग्स मैसेज ऑफ होप एंड पीस। तो वेटिकन ने कहा है कि ये जो आने वाला साल है ये लेबनान के लिए अच्छा साल जो है वो साबित होगा। और पोप जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज लेबनान के लिए लेकर आ रहे हैं, और वो एक स्पिरिचुअल मैसेज लेकर आ रहे हैं, और सिंबॉलिक वेट ये उनका दौरा जब रखता है। वेटिकन मैसेज ऑफ यूनिटी एंड रेजिलियंस इन चैलेंजिंग टाइम्स। पोप जो है वो खुलकर फलस्तीन की सपोर्ट में आ चुका है, तो उनके बयान जारी हो चुके हैं। तो यूनिटी और रेजिलियंस का मैसेज लेकर पोप जो है वो आ रहे हैं। किसके खिलाफ यूनिटी और किसके खिलाफ रेजिलियंस? रफा में फलस्तीनी फाइटर्स मौजूद हैं। अभी ये खबर आ रही है कि वहां पर 4 फलस्तीनी फाइटर जो टनल से निकले उनको शहीद किया गया है और 2 को अरेस्ट किया गया है। सो अरेस्ट ऑफ 2 आर्म्ड मैन आउट ऑफ 6 हु ट्राइड टू एग्जिट अ टनल इन रफा। तो टनल में 200 फलस्तीनी फाइटर्स थे, इजरायली फौज बाहर बैठी है, और चूंकि अंदर सप्लाई नहीं है, खाना नहीं है, तो अब वो बाहर आ रहे हैं और सामने इजरायली फौज बैठी है जो उनको गोलियां मारकर वहीं शहीद कर देती है। और जो अरेस्ट करती है वो इसलिए अरेस्ट करती है ताकि उनसे इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन जब हासिल की जा सके, बाकी टनल्स के नक्शे और आगे पीछे चीजें जब वो मालूम की जा सके। तो ये बहुत बड़ा क्राइसिस है, यानी फलस्तीनी फाइटर्स इस तरह से वो मारे जा रहे हैं, ठीक है ना। पहली बार ऐसा हो रहा है कि टनल्स में से निकल कर, और तो ये हमास के लिए कोई अच्छा वो नहीं जाएगा, अंदर से और ज्यादा प्रेशर उनके ऊपर बढ़ेगा। और ये तो खुली खिलाफवर्जी है ना, हमास के ऊपर बराह रास्त अटैक करना, खुली ये खिलाफवर्जी है। और पहले दिन से कोई बहरहाल इस पर कोई अमल दरामद भी नहीं हुआ सीज फायर पर। तो ये यानी इजराइल की नीयत आप देखें, इजराइल की आप मंसूबे देखें, उनकी ऑन ग्राउंड कार्रवाइयां देखें, तो कितनी देर हमास खामोश बैठेगी और कितनी देर हिजबुल्लाह खामोश बैठेगी। 1 साल हमले करने के बाद भी मसला हल नहीं हुआ, बल्कि इजराइल मजीद हमले बढ़ाने जा रहा है। तो और फिर शाम, इराक, ये सारा आपके सामने। मिस्र ने कहा है कि हम कंडेम करते हैं लेबनान में जो वायलेशंस हो रही हैं, और इजराइल की जो एरोगेंस ऑफ पावर है वो ब्रोक होगी, और ये कोई अपने मकासद अचीव करने में कामयाब नहीं होगा। इजराइल की एरोगेंस ऑफ पावर जब वो ब्रेक होगी, इसका घमंड जब वो टूटेगा, और इसके कोई मकासद जब वो पूरे नहीं होंगे। और उन्होंने कहा कि लेबनान के अंदर हमें खतरा है कि एस्केलेशन होने जा रही है। इजिप्ट ने कहा है कि लेबनान में एस्केलेशन होने जा रही है और हम चाहते हैं कि इस एस्केलेशन को रोका जाए, लेकिन ये एस्केलेशन होने जा रही है अकॉर्डिंग टू द इजिप्ट। इसी दरमियान एक दिलचस्प खबर जो है एक्सियस ने रिपोर्ट की है कि एमबीएस की जो मुलाकात हुई ट्रंप के साथ, उसमें ट्रंप ने प्रेशराइज किया एमबीएस को कि वो इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन करें और अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बन जाएं। ये प्रेशराइज किया गया, और एमबीएस ने इस प्रेशर को रिजेक्ट करते हुए कहा कि वो नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे जब तक फलस्तीनी रियासत नहीं बन जाती, और वो सारा उन्होंने वो बात जब वहां पर की। तो एक्सियस ने लिखा है कि एमबीएस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन। तो ये ठीक है, बहुत बड़ी बात है अगर उन्होंने ये स्टांस वहां पर लिया। लेकिन बात का पता है क्या होता है, ऐसा भी होता है कि वैसे ही बाद में खबरें चलवा भी दी जाती हैं, कि जैसे अमेरिकन जो हैं वो इसी तरह से खबरें चलवा देते हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट्स या बाकी ऑफिशियल्स, कि नेतन्याहू को उन्होंने बहुत डांटा, उन्होंने यहां पर बिल्कुल सख्ती जो है वो की, तो ऐसी खबरें बाद में चलवा दी जाती हैं वो करने के लिए। लेकिन बहरहाल सऊदी अरेबिया ने एक स्टांस तो ले रखा है कि वो नॉर्मलाइजेशन, अच्छा वो बार बार कहते हैं कि हम करना चाहते हैं, उन्होंने ये रिजेक्ट नहीं किया हुआ,
تو لیکن انہوں نے کہا فلسطین ریاست، چلو ٹھیک ہے. اور اس میں ایگزس کی رپورٹ میں لکھا ہے کہ MBS نے کہا کہ جو سعودی عربیہ کی عوام ہے وہ اس وقت کسی صورت اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور غزہ کی جنگ کے بعد وہ بالکل اسرائیل کے خلاف ہو چکے ہیں. تو اس لیے کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم نارملائزیشن کریں گے. تو یہ تو بہرحال اس بات میں ریالٹی ہے کہ یہ عوام ہی کا پریشر ہے جو ان کو روکے ہوئے سب کو. تو اسی درمیان جو ہے وہ US سیکرٹری آف وار کی آپ ذرا ایک اسٹیٹمنٹ دیکھیے. US آرمی سیکرٹری وارنڈ یوکرین imminent defeat while pushing initial peace plan. اگر معاہدہ نہ کیا تو ایک مکمل ڈیفیٹ جب وہ تمہارے سامنے ہے، تم اس میں جیت نہیں سکتے. یہ ہے امریکن سیکرٹری آف وار، اور یہ ہے امریکہ جس نے جنگ شروع کروائی، اور یہ ہے امریکہ جو کہتا ہے ہمارے پاس سپیریئر ویپنز ہے. تو یہ بات ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ امریکہ کبھی یہ جنگ نہ روکتا اگر اس کو اس میں کوئی جیت نظر آ رہی ہوتی. یہ جنگ پیس کے نام پر نہیں روکی جا رہی، وگرنہ پیس کے نام پر روکی جا رہی ہوتی جو غزہ اور شام اور عراق اور یہاں پر جنگیں اور وینزویلا یہ نہ ہوتی. وہ تو نہیں جنگیں شروع کرنے جا رہے ہیں، یہ اس لیے ختم کر رہے ہیں کہ اس میں ڈیزاسٹر ہو چکا ہے، ڈیفیٹ ہو چکی ہے، اور اس میں جیتنے کے کوئی چانسز نہیں ہے. انرجی، پیسہ، ویپن، یہ سارے وہاں پر ضائع ہو رہے ہیں. تو اس لیے وہ اس جنگ کو جب بند کرنا چاہتے ہیں. اور یہ جو شکست ہوگی نا، یہ ویسٹ کی ان کئی سو سالوں میں بہت بڑی شکست ہوگی، جس میں انہوں نے اپنی تمام ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس، ان کا پروپیگنڈا، جو ساری مشینری ہے، ان کے سارے ریسورسز، ان کے سارے مائنڈز، مطلب یہ پورے ویسٹ نے پورے زور کے ساتھ یہ جنگ لڑی ہے، پورا زور ویسٹ نے لگایا ہے. اور ادھر ایک انفارمیشن وار ہو رہی ہے، ادھر ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے، نیریٹو بنائے جا رہے ہیں، ہر لا کو توڑا جا رہا ہے اور ویپنز دیے جا رہے ہیں، براہ راست جا کر ان کی ٹریننگ کی جا رہی ہے، سارا کچھ. یعنی پورا انہوں نے زور لگایا، ان کے ایسٹس فریز کر لیے گئے ہیں، $500 بلین یوکرین کو دیے گئے. تو یہ پورے ویسٹ کی جو وہ شکست ہے. تو اب کریں ہم جیت نہیں سکتے. لیکن یورپینز ہے، میں آپ کو بتاؤں، اگر انہوں نے یہ سیز فائر کر بھی لیا تو یہ جو رشیا اور یورپ کی ڈائریکٹ وار ہے نا، یہ پھر بھی ٹلنے والی نہیں ہے. کیونکہ آپ دیکھیں یورپ جو ہے وہ اپنی ملٹرائزیشن کر رہا ہے، جرمنی، پولینڈ، برطانیہ، فرانس، یہ کس لیے کر رہے ہیں؟ جب جنگ بالفرض اگر رکنے جا رہی ہے تو پھر وہ کس لیے کر رہے ہیں؟ اصل میں وہ اس لیے ہے کہ اگلے وہ رشیا کی برتری کو تسلیم نہیں کر سکتے. رشیا اس میں بہت بڑا فاتح ہو کر نکلے گا، تو وہ یہ اس کو تسلیم نہیں کریں گے. یہ اس طرح سے پھر جو ان کا پلان بی ہے، پلان اے ہے کہ جنگ اسی طرح سے جاری رہے اور رشیا کمزور ہوتا رہے. اگر جنگ رک جاتی ہے، سیز فائر ہو جاتا ہے، تو کہنے کو یہ پرماننٹ سیز فائر ہوگا، جنگ بندی ہوگی. لیکن اصل میں یہ کیا ہوگا کہ پلان بی پھر یہ ہے کہ ہم اپنی ملٹری طاقت کو بڑھائیں گے اگلے 2-3 سال تک، یعنی 28-29 تک، اور پھر اپنے آپ کو اس کیپیبل کریں گے کہ امریکہ کے بغیر ہم براہ راست رشیا سے بھیڑ سکیں. تو آج جیسے پولینڈ سے خبر آ رہی ہے کہ یورپی یونین جو وہ پولینڈ کو 51 بلین یوروز دینے جا رہا ہے اپنی جو ڈیفنس پروگرام ہے، اپنی جو ملٹری پاور ہے اس کو بڑھانے کے لیے 51 بلین یوروز. اور جو ساؤتھ کوریا ہے، وہاں سے آج عجیب و غریب خبر آئی ہے، ساؤتھ کوریا نے کہا ہے کہ جو ان کی پہلی سب مرین ہے وہ پولینڈ کو ڈونیٹ کرنے جا رہے ہیں. تو چونکہ پولینڈ بالکل فرنٹ لائن سٹیٹ ہے رشیا خلاف، تو اس کی جب مزید، اور جرمنی، تو یہ پلان پھر بھی یہ ہے کہ اگلے 3 سال تک اپنی طاقت اس طرح سے بڑھائی جائے. دیکھیں یوکرین ہے نا، تو وہاں پر پھر وہ پرووکیشن کو کر دیں گے، تو وہ معاہدہ توڑ دیں گے. اس میں کیا ہے، پہلے بھی تو انہوں نے سارے معاہدے توڑے ہی ہیں. اس لیے یہ جو جنگ ہے نا، یہ اگر سیز فائر ہو بھی گیا تو وہ ایک عارضی ہوگا، اور پہلا تو ابھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا یہ ایک الگ بات ہے. اگر ہو بھی گیا تو یہ ایک عارضی پلان ہوگا جو ادھر یورپ کی انٹینشنز نظر آ رہی ہیں. آخری حد تک وہ نہیں چاہتے کہ یہ سیز فائر پلان ہو. کیوں؟ کیونکہ وہ یورپ جو رشیا کی برتری ہے اس کو تسلیم نہیں کر سکتے، اگر رشیا سے وہ ہار گئے. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.